नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और इस वक्त हम मौजूद हैं संसद के नए प्रांगण में। इस एरिया को कोर्टयार्ड एरिया कहते हैं। दरअसल जब हम किसी भी भवन का निर्माण करते हैं, उस सपने को देखते हैं, तो उसे मूर्त रूप देने से पहले उसकी एक परिकल्पना को तैयार किया जाता है। जो उस परिकल्पना को तैयार करता है, ये समझ लीजिए जब वो कलम उठाता है, ये ज़रूर बता देता है कि हाँ, ये हूबहू ऐसे ही दिखने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संसद के नए भवन की और आज हमारे साथ हैं इसी भवन के आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। थैंक यू सर, शुरुआत से बात करते हैं। दिल्ली की ही बात करती हूँ क्योंकि इस वक्त हम दिल्ली में ही हैं। कहते हैं दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। 1931 की दिल्ली को अगर देखा जाए, जो बिल्कुल इम्पीरियल स्टाइल में बनी थी, उस दिल्ली में रिवैम्प करना एक बड़ी चुनौती। लेकिन आपने, अगर मैं कहूँ कि स्पेक्टेकुलर हेरिटेज स्पेस के बीच में आपने एक डायमंड तैयार किया है, तो ये गलत नहीं होगा। थैंक यू। पर ये कितना बड़ा चैलेंज था इसे तैयार करना, इसे बनाना, और वो भी ऐसे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे कोई फ़र्क ना पड़े। इसके बारे में सोचना चालू किया तो ये तो ख्याल था ही कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हेरिटेज सेटिंग में हम नई पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं। ये हेरिटेज सेटिंग है जो पूरे हिंदुस्तान के दिल में बसी हुई हेरिटेज सेटिंग है। बनाई थी ब्रिटिश लोगों ने, पर हिंदुस्तान के लोगों के दिल में भी है। तो यहाँ पे जब भी नई पार्लियामेंट बनानी थी तो ऐसे बनाना था कि हेरिटेज डिस्टर्ब ना हो और साथ साथ में एक अपना सा बिल्डिंग भी एक बने जो हिंदुस्तान के हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करे, अपने नेशन को रिफ्लेक्ट करे और इस स्टोरी में इस स्टोरी, हिंदुस्तान की स्टोरी को आगे बढ़ाए। तो यही तो एक चैलेंज थी। और जब भी हमें बताया गया कि हमें ये करना है तो ये बहुत आनंद भी था और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी इसके साथ पूरे हिंदुस्तान के होप्स जुड़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर का विजन जुड़ा हुआ है। तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। बिल्कुल। लकीली ऐसा था कि मेरे साथ मेरी टीम बहुत, देयर आर लॉट ऑफ वेरी वेरी केपेबल कॉम्पिटेंट पीपल वर्किंग विथ मी। मैं एक लीडरशिप देता हूँ ये टीम को, पर ये ऐसी चीज़ हो नहीं सकती है इफ़ दिस इज़ नॉट अ टीम वर्क। बिल्कुल। डिज़ाइन के साथ कॉन्ट्रैक्टर, CPWD, मिनिस्ट्री, सभी को मिल के काम करना है, तभी ये चैलेंज को टैकल कर सकें। बिल्कुल। लेकिन ऐसा था कि किसी कंटेस्ट के तहत आपका नाम आगे आया। इसके लिए एक डिज़ाइनिंग कंटेस्ट किया गया जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था। क्या ऐसा कुछ हुआ था? यस, एक कंपटीशन थी जिसमें पूरे सेंट्रल विस्ता के रिवैम्प की कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन तैयार करनी थी कि ये पूरा जो एरिया है वो पूरे एरिया को एक टोटली रिवैम्प करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। यानी लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स, एग्जीक्यूटिव कॉम्प्लेक्स, पुरानी जो ऑफिसेज है उसकी जगह काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग। इसके साथ बहुत बड़ी पब्लिक स्पेस है बीच में, जो आज अपने कर्तव्य पथ कहते हैं, पुराना नाम था राजपथ। दोनों साइड पे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट गार्डन्स है जो दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बड़ी पब्लिक स्पेस भी थी। तो ये पब्लिक स्पेस प्रोजेक्ट, पब्लिक स्पेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये एक दिस इज़ ऑल्सो ए प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके साथ हमने जब भी सोचा तो ये भी सोचा कि व्हेन ये जो आज के दिन सरकार की सीट है वो रायसीना हिल के ऊपर है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन तो खैर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, पर these government offices are on top of a hill, जैसे ब्रिटिश सरकार को करना था। तो ये प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि इसको इन्वर्ट कर देना है, ऊपर लोग होने चाहिए, सरकार नीचे होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि इट वुड बी ए गुड आइडिया कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक्स में म्यूजियम्स बने और पूरी सरकार उसके ऊपर ये पीपल्स प्लेस बने, नीचे पूरी सरकार की स्पेस बने। तो ये इन्वर्जन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये प्रोजेक्ट का। तो उसके बाद उसका एक भाग है ये जो
पार्लियामेंट का है। बिल्कुल, संसद का नया भवन। अब मैं संसद के नए भवन पे आती हूँ। जब इनिशियली आपने यहाँ पर आके रेकी की, आपको पता चला ये प्लॉट है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम होना है। ये बेसिकली ट्रायंगुलर शेप का था, और अगर हम संसद के नए भवन को देखें, जो अब नया भवन तैयार हुआ है वो त्रिभुजाकार है। तो क्या ये जो शेप है, ट्रायंगुलर शेप, त्रिभुज आकार, क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न था कि हमें इसी में ही कंस्ट्रक्शन करनी थी, या फिर अगर मैं किसी वास्तुकला या किसी और साइंस के हिसाब से जानना चाहूँ? नहीं, इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि नया बिल्डिंग बनाना ही है, उस चीज़ से शुरुआत नहीं हुई थी। हाँ, हमारे कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में हमने प्रपोज किया था कि नया बिल्डिंग बना सकते हैं, पर पहले तो स्टडी किया पुरानी बिल्डिंग का। पुराना बिल्डिंग तो पार्लियामेंट था ही नहीं, वो तो काउंसिल हाउस बनी थी वहाँ पे। ये दिस वाज नॉट मेंट टू बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये तो वी एडेप्टेड इट फॉर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी उसमें काउंसिल हाउस में जो चेंबर था, जो आज लोकसभा चेंबर बोलते हैं, वो एक्चुअली डिज़ाइन किया गया था फॉर 150 पीपल, जिसके अंदर आज देयर आर 542 पीपल सिटिंग। तो बहुत ही स्ट्रेस्ड फैसिलिटीज़ हैं वहाँ, काफ़ी सारी ऑफिसेज हैं, काफ़ी सारी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एंड इट इज़ अ building which is wonderful, but it was never meant to be Parliament of India. It was meant to be Council House of the British सरकार, और उसको अपने अडेप्ट कर लिया है। आज वी आर थिंकिंग ऑफ दैट एज। सो जब स्टडी किया तभी पता चला कि नया बिल्डिंग बनाना ही होगा, क्योंकि इफ़ द पार्लियामेंट इज़ टू बी, इफ़ लोकसभा राज्यसभा आर टू बी एक्सपैंडेड, तो वो तो पुराने बिल्डिंग में अशक्य है, तो नया बिल्डिंग करना पड़ेगा। फिर हमने ये सोचा कि नया बिल्डिंग करते हैं तो बाजू वाले प्लॉट में ही क्यों नहीं करें, क्योंकि ये बाजू वाला प्लॉट है उसमें करें और साथ में करें, तो दोनों बिल्डिंग एक कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, और पास्ट और प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर ऑल टाइड अप टुगेदर, एंड दोनों बिल्डिंग कैन वर्क टुगेदर। तो एज सून एज वी स्टार्टेड डूइंग दैट, इट बिकेम क्लियर कि दो बिल्डिंग साथ में मिलजुल के चलना है। एक पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक नई पार्लियामेंट नहीं बना रहे हैं, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और दोनों आपस में दे शुड बी सिटिंग कंफर्टेबली नेक्स्ट टू ईच अदर, दे शुड नॉट कॉम्पीट विथ ईच अदर। तो हाउ टू मैच देम, बट नॉट कॉपी ओल्ड पार्लियामेंट। कॉपी नहीं करना है, ये अपना हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है, इट हैज़ टू बी डिफरेंट, एंड एट द सेम टाइम इट रिस्पेक्ट्स द हेरिटेज। सो इट इज़ ए अप्रोच ऑफ दैट सॉर्ट। तो हमने जो बाहर का व्यू है उसमें वी हैव ऑल्सो टेकन द स्टोन टू बी सिमिलर। अब बिल्डिंग का साइज़ देखोगे तो हाइट वाइट भी उनसे मैचिंग है, तो दोनों एक जैसे लगे कि हाँ हो सकते हैं दोनों साथ में, और ये अपना पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है। अब प्लॉट तो ट्रायंगुलर था, तो उस और रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसमें ट्रायंगुलर बिल्डिंग मैक्सिमम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साथ में ये जो सर्कुलर ऐसे बिल्डिंग्स बनते हैं जैसे अपने टेम्पल्स होते हैं, इसको भी अपने टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो ऐसे बिल्डिंग्स को का शेप एक प्राइमरी फॉर्म से दिया जाता है। जैसे उसमें सर्कल है, इसमें अपने टेम्पल्स होते हैं, उसमें स्क्वायर्स पे पैटर्न्स बनती हैं, तो इसमें हमने डिसाइड किया कि प्लॉट है ट्रायंगुलर, और ये ट्रायंगुलर फॉर्म विल वर्क बेस्ट। धीरे धीरे करते सोचते गए तो 3 कोने मिलेंगे, एक में राज्यसभा रहेगी, एक में लोकसभा रहेगी, एक तीसरा जो कोना है जिसमें जो अपने खड़े हैं यहाँ पे, ये जो कोर्टयार्ड है, यहाँ पे ये पार्लियामेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग मिलते हैं, बातें करते हैं आपस में, तो ये उनकी कैफ़ेज और डाइनिंग स्पेस, लाउंज स्पेस बोलो ये, तो ये सेंट्रल लाउंज जो पुरानी बिल्डिंग में वो सेंट्रल हॉल ये काम कर रही थी, तो ये दिस इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ दैट स्पेस हियर। सो ये ऐसे करके डिज़ाइन चली, धीरे धीरे करते ये प्रोसेस होता है डिज़ाइन का। एक पहले कच्ची बनती है, फिर इसको इम्प्रूव किया जाता है, लोगों को दिखाते हैं, लोगों उसकी टिका करते हैं, रिक्वायरमेंट्स देते हैं, नई रिक्वायरमेंट्स देते हैं, और धीरे धीरे करके उसका शेप फाइनलाइज होता है। आर्किटेक्ट का काम ये रहता है कि जब भी इतनी सारी डिमांड्स आए तो इस बिल्डिंग का ओवरऑल इंटीग्रिटी
संभाल के रखे, यही काम है आर्किटेक्ट का। बिकॉज रिक्वायरमेंट्स तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग आएगी, सभी रिक्वायरमेंट जो बोले वो कर दो तो ये तो जिसे हम गुजरात में बोलते हैं खिचड़ी हो जाएगी इसकी। इसका कोई शेप नहीं रहेगा, फॉर्म नहीं रहेगा। तो इसका शेप फॉर्म संभाल के रखना है, सबकी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना है साथ में। तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो चला, उसके बाद ये डिज़ाइन बनी। जब ये आपने डिज़ाइन किया इसे फाइनली, शेप हमें पता चल गई, सब जब फाइनली डिज़ाइन किया, तो ये जो जगह थी वो जो हेरिटेज जिसे अब हम संसद कहेंगे, उससे वो बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं थी, 20-30 मीटर के बीच लगभग ये दूरी थी। ऐसे में क्या कभी एक बड़ा चैलेंज नहीं लगा कि उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करना एक चुनौती हो सकती है कि उधर का काम रुक सकता है? ऐसे में इसे मेंटेन करना कि यहाँ का काम भी चलता रहे, निर्माण भी बहुत तेज़ी के साथ हो और वो काम भी ना रुके, क्या ये कभी एज अ चैलेंज लगा? देखो मैम, ये प्रोजेक्ट करने में ये 2.5 साल में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसके अगले 6-7 महीने में उसका डिज़ाइनिंग हुआ था। बहुत सारी चैलेंजेस थी। एक तो चालू संसद बाजू में है, तो इधर कंस्ट्रक्शन करना है। कोविड का टाइम था, आप सोचो फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में हम सब ऑनलाइन काम करके वी वर वर्किंग ऑन द डिज़ाइन। उसके बाद कोविड चला, लंबा प्रोसेस चला, काम तो चलता ही रहा। बिकॉज टारगेट एक बहुत क्लियर था, प्राइम मिनिस्टर ने जो दिया था कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना है। एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि यहाँ अपने हिंदुस्तान में बिल्डिंग्स बनने में कितना टाइम लग जाता है। तो ये भी दिखाना था कि नहीं, हो सकता है अपने यहाँ भी एक चैलेंज को टैकल किया जाता है, मिशन मोड में सब साथ में मिल के काम करें तो ऐसी चैलेंजेस को भी टैकल कर सकते हैं। तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन था। सो ऐसी तो काफ़ी सारी चैलेंजेस आई हैं, संसद चलती है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है, वो तो सब अब जब आपने कहा कि एक टीम ने मिलकर काम किया आपके मार्गदर्शन में, इस टीम में कितने लोग थे और कितना समय लगा इस पूरे डिज़ाइन के इंटीरियर को तैयार करने में? देखो मैडम, मुझे आर्किटेक्ट कहा जाता है, पर जब हम फुल डिज़ाइन का काम कर रहे थे तो HCP थी और HCP के साथ काफ़ी स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स थे। स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एक्ूस्टिक्स, मैकेनिकल, फर्नीचर, ऐसी अप्रॉक्सीमेटली 41 अलग फर्म्स थी जिन्होंने इस डिज़ाइन में कुछ ना कुछ उनका रोल रहा है। हमारा काम होता है आर्किटेक्ट का ये सब की डिज़ाइंस को इंटीग्रेट करना और हार्मोनाइज करना और एक सब प्रॉब्लम्स। सो वी आर लीडिंग द प्रोसेस। जब हम सब साथ में काम कर रहे थे तो आई काउंटेड एट वन टाइम देयर वर 450, 450 लोग डिज़ाइन पे काम कर रहे थे। इट वॉज ए मॉन्यूमेंटल एफर्ट टू गेट सच ए कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इन प्लेस। फर्नीचर देखो, एक्ूस्टिक्स देखो, फैब्रिक देखो, कारपेट्स देखो, इंटीरियर्स देखो, प्लम्बिंग देखो, कुछ भी देखो, एयर कंडीशनिंग देखो, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, सभी चीज़ों को मिला के डिज़ाइन बनती है। तो एक बड़ी चैलेंज थी और बहुत लोगों ने साथ में मिल के काम किया। इसके साथ हम जब काम कर रहे थे तो CPWD के इंजीनियर्स भी साथ में थे, क्योंकि फाइनली दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग एंड दे आर द वंस हु कमीशन्ड अस। सो वो भी जुड़े हुए थे। वो 450 में आए नहीं, वो तो और लोग थे। उसके बाद आए कॉन्ट्रैक्टर्स, तभी तो आप स्टोरी जानते हो उसकी। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने इसे डिज़ाइन किया है सारे को, आप इसके एक एक कोने से वाकिफ़ हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इसकी ऐसी कौन सी जगह है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, या इस भवन में ऐसा क्या विशेष है जो किसी भी संसद में नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाया जाएगा और सिर्फ ये जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है उसी में ही नज़र आएगा? देखो, वैसी तो कई सारी चीज़ें हैं। इतना बड़ा चेंबर, क्योंकि अपनी पार्लियामेंट बहुत बड़ी है, इतना बड़ा चेंबर आपको ज़्यादा संसदों में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग वाले चेंबर में तो नहीं मिलेगा। कई बार होता है कि बहुत बड़े चेंबर होते हैं पर वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग वाले नहीं होते हैं, तो चेंबर्स भी बहुत स्पेशल हैं। ये मैं कहूँगा कि इसका जो ये कोर्टयार्ड स्पेस है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ दिस।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी पूरी आर्किटेक्चर में और आर्किटेक्चरल डेकोरेशन में और उसके डेकोरेटिव एलिमेंट्स में अपने हिंदुस्तान के सब अपने इंडियन सिंबल्स को एकदम वीव इन किया है। जैसे आप इधर देखोगे कि ये जो कोर्टयार्ड है, ये कोर्टयार्ड का मेन थीम है नेशनल ट्री। तो यहाँ तो बैनियन ट्री तो है बीच में, जो वी हैव ब्रॉट एंड पुट सम एग्जिस्टिंग ट्रीज को भी हमने संभाल के रखा है, पर बीच में बैनियन ट्री है। और आप सब साइड में जाली देखोगे, उसमें हर एक जाली अलग है। वो जाली में एक हिंदुस्तान के डिफरेंट रीजन से पेड़ की मोटिव्स लेके हर एक जाली अलग से बनाई गई हैं। तो दीज आर ऑल डिफरेंट पैटर्न। सो वन, वेदर इट इज़ special in the world, it is special because it is ours, it is Indian, and it is using all the symbols of India that you can find, national symbols and diverse symbols. बिल्कुल सर, एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब हम कोर्टयार्ड में हैं और हम यहाँ पेड़ भी देख पा रहे हैं कि संरक्षित किए गए हैं, और ये भी ज़रूर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ उससे पहले एक प्लानिंग टीम थी जिसने ये तय किया कि यहाँ पर मौजूद जितने वृक्ष हैं उन्हें रीलोकेट कैसे किया जाए। मतलब यहाँ पर वृक्षों को काटा नहीं गया, उन्हें रीलोकेट किया गया है। ये भी सब प्लानिंग के तहत किया गया। Absolutely. लेकिन ये यहाँ पर पहुँचने के बाद ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये भवन एक कदम बढ़ाता है प्रकृति की ओर। कहीं ना कहीं ऊर्जा का जो बचत का एक कदम है वो भी यहाँ उठाया गया है। ऐसे कई सारे कदम हैं जहाँ पर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहें? ये इसमें क्या है, दिस इज़ एन टोटली एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। जैसे जब भी जो कुछ सिस्टम्स हैं, दे आर ऑल एम टू गेट मैक्सिमम इम्पैक्ट with minimum use of energy. It's also a GREA-rated building, so it is in that sense energy efficient. And जैसे आपने बताया ट्रीज़ के बारे में भी कि कोई ट्री को काटा नहीं गया, ट्रांसप्लांट किया गया है। और यहाँ तो कोर्टयार्ड में थोड़े एक पॉसिबिलिटी थी, तो यहाँ पुराने पेड़ भी एग्जिस्टिंग हैं, बिल्डिंग के अंदर उनको इंटीग्रेट कर दिया है। अच्छा सर, जैसा कि हम यहाँ पीपल के भी कुछ पेड़ देख पा रहे हैं जो पहले से यहाँ मौजूद थे, क्या इन्हें रीलोकेट नहीं किया जा सकता था? इस वजह से इस डिज़ाइन को इस तरीके से क्रिएट किया गया, या ये डिज़ाइन की मांग थी कि ये पेड़ों को यहाँ रखना चाहिए? नहीं, डिज़ाइन की मांग थी तो ये पेड़ थे और उसको डिज़ाइन में कैसे हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे कोर्टयार्ड बनाना था और कोर्टयार्ड में ट्रीज़ जो हैं उसको रख सकते हैं, तो वो कोर्टयार्ड को भी थोड़ा डिज़ाइन चेंज करके पेड़ को बचाए गए थे। बिल्कुल। अब मैं HCP कंपनी की बात करूँगी, उसके इतिहास से शुरू करते हैं। आपके पिता श्री हसमुख जी ने इसकी शुरुआत की 1964 के। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, SBI का प्रोजेक्ट, वो अपने आप में एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट था जिसे एक बड़े डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया था, जिसमें ये माना जाता था कि जब तक बैंक के दरवाजे बंद नहीं होते तब तक सूरज की रोशनी वहाँ बरकरार रहती है। उसे इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया था और सौर ऊर्जा का प्रयोग उसमें किया गया था। मतलब पहले ही प्रोजेक्ट से इनोवेशन शुरू हो गई। ईडन गार्डन्स, या फिर मैं अब के प्रोजेक्ट्स पे आऊँ, इसमें साबरमती रिवर फ्रंट है, एक और रिवर फ्रंट भी आपने तैयार किया है। काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर है वो तैयार किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट तैयार किया गया है। हर डिज़ाइन अपने आप में अलग है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें आप जो हिंदुस्तान का दिल है उसको और खूबसूरत बनाने आए, तो कितना, मतलब अगर मैं इस पूरी जर्नी को देखती हूँ सर, तो ये पूरी जर्नी अपने आप में अलग है। इस जर्नी को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? देखो, हमारी जो फर्म है वो तो नाउ इट इज़ मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड। मेरे फादर ने स्टार्ट की थी, जैसे आप बता रही थी। आज तो हम काफ़ी, तब मैं जब भी ज्वाइन हुआ 1984 में सबसे पहले, और फिर 1990 से मैं फुल टाइम ज्वाइन हुआ, तब तो छोटी फर्म थी। हिंदुस्तान में भी वो टाइम बिल्डिंगें भी छोटी बनती थी और बहुत समय लगता था कोई भी एक बिल्डिंग बनाने में, तो वो स्लो पेस टाइम था। जैसे 1990 से इट हैज़ बीन ग्रोइंग, द फर्म हैज़ बीन ग्रोइंग। आई लाइक टू थिंक कि जो हमारी फर्म है और मेरे जो कलीग्स हैं आज काफ़ी सारे, बहुत सारे लोग हैं जो वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 20-25 ईयर्स। हमें वी डू नॉट लाइक टू डू द सेम प्रोजेक्ट ट्वाइस। वो ना वही फार्मूला अप्लाई करके करना, दिस इज़ नॉट अवर जॉब। वी लव टेकिंग ऑन न्यू challenges and very difficult challenges, working on projects that people believe is not possible to do. जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है,
काशी हैं, पीपल बिलीव इन कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, हाउ विल यू एवर मैनेज टू डू दिस, या तो उसके कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इतनी सारी 5 स्टार होटलें बन गई हैं, अभी एक नई बनानी है तो उसमें थोड़ा चेंज करके आप पुरानी फार्मूला यूज़ कर रहे हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। एवरी प्रोजेक्ट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। तो ये जो फर्म है, वी हैव ट्राइड टू मेक इट अ फर्म वेयर लॉट ऑफ इनोवेशन इज़ पॉसिबल, एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन challenging, they work closely as a team, so that is the real speciality of this firm. So I'm if somebody asks me कि क्या, what is your biggest blessing, my biggest blessing is the wonderful colleagues that I work with, because they are what make this possible. I am only some role in it, so that is really my most important aspect. We really appreciate that you believe in teamwork, and it's always said that nothing is possible without a team. Yes. And a team can make anything possible. Yes. So hats off to you that you believe in your team, and Yes. you've always shown a right path to the team. लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि आप रिवैम्पिंग के मास्टर हैं, क्या आप मानते हैं? ऐसा है, एक्चुअली हिंदुस्तान में some of the biggest challenges just now are revamping. बहुत सालों से we have not tackled many important challenges. अपने पुराने स्टेशंस, पुरानी नदियाँ, सभी शहरों में देखो, सब all the rivers are in a mess, all our public spaces are in a mess, our gardens are in a mess. For a long period of time we have simply not tackled the complex challenges. So if one is looking for complex problems today, then revamping is absolute essential. So perhaps that is why people think that this is So before going to the interiors, one last question I would like to ask you. ऐसा कहा जाता है ये जो पूरी इमारत है, ये जो भवन है, ये लोकतंत्र का नया मंदिर है, भारत की प्राचीन संस्कृति और न्यू इंडिया के विजन का एक मिक्सचर है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? absolutely correct. How you have made it possible? It is one is able to do this if one sees the past with respect, and if one looks to trying to solve problems so that the future is brighter. That attitude itself makes it possible to you, because it is not a matter of just cutting off the past, it's a matter of our past is our past. You have to take it, solve today's problems and build a more glorious future. That is what the Prime Minister believes, and I think that is what this building does. और ये जो भवन है, ये पूरी तरह से राष्ट्रीयता का जो एक भाव होता है, ये उससे परिपूर्ण है। जो राष्ट्रीय पेड़ है हमारा, नेशनल ट्री, उसे हम यहाँ प्रांगण में देख ही पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो इसमें मौजूद हैं। आइए इंटीरियर की ओर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई। लोकसभा की ओर रुख करते हैं। विमल सर, इस वक्त हम लोकसभा में आ गए हैं, और अगर हम लोकसभा को अच्छे से देखते हैं तो बेसिकली एक प्रॉपर थीम के तहत इसे तैयार किया गया है। इसे पीकॉक थीम के तहत तैयार किया गया है। तो क्या था जहन में कि इसे आपने पीकॉक थीम के तहत तैयार किया? देखो, जब इसकी चर्चा हुई विथ पार्लियामेंट एमपीज, जब ये डिज़ाइन चर्चा की, तो सभी का ये एक सेंटिमेंट था कि पुरानी पार्लियामेंट की डिज़ाइन से ये जुड़ी होनी चाहिए, कि इट शुड बी ए कंटिन्यूटी। तो पुरानी पार्लियामेंट में तो लोकसभा में ग्रीन कलर है और राज्यसभा में रेड कलर है, वो पुराना ट्रेडिशन एक आता रहा है। तो हमने सोचा ऐसा
क्या थीम ले कि ग्रीन इसमें रहे और रेड राज्यसभा में रहे। अभी साथ साथ ये भी एक बात थी कि पार्लियामेंट इज़ ए इंस्टीट्यूशन विच टेक्स इंडिया की जो पूरी डाइवर्सिटी है उसको यूनिफाई करके एक नेशन बनाती है। दैट इज़ द इंस्टीट्यूशन मेंट फॉर दैट, कि पूरे हिंदुस्तान को यूनिफाई करके उसको एक नेशन बनाना है। तो हमें कई नेशनल सिंबल्स भी यूज़ करने हैं आर्किटेक्चरल डेकोरेशन में। तो जब भी इसकी फैब्रिक सिलेक्शन हो, कारपेट हो, कुछ भी चीज़ बनाए तो उसमें कुछ थीम क्या रहेगी सोचा, तो एक अपने आप निकल आई बात कि नेशनल बर्ड ले तो ग्रीन कलर भी है, वो नेशनल सिंबल भी है, तो पीकॉक की थीम ऑटोमेटिकली वो एक नेचुरल चीज़ इसके लिए रही। और राज्यसभा में जैसे देखो तो नेशनल फ्लावर ले लें तो लोटस हैं, उसका कलर भी मैच होता है रेड के साथ, तो सभी दिस इज़ द राइट वे टू गिव इट अ थीम। तो वही है। अभी इसके बाद जब भी जो कुछ भी चीज़ें करनी थी, जैसे फैब्रिक है, इसकी फैब्रिक है, इसकी कारपेट की डिज़ाइन है, इसमें फर्नीचर पे जो डेकोरेशंस हैं, या तो वुड पैनलिंग में जो कार्विंग्स करने हैं, सभी में जो सारे डिज़ाइनर्स काम कर रहे थे उनके लिए एक यूनिफाइंग थीम हो गई कि भाई पीकॉक के फेदर के हिसाब से और पीकॉक के फॉर्म से लेके आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट करके कोई डिज़ाइन बनाओ। इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं इस डिज़ाइन में। फर्नीचर डिज़ाइनर है, इसमें फैब्रिक डिज़ाइनर है, कारपेट डिज़ाइनर है, अलग अलग जगहों पे हो रही थी डिज़ाइन। तो सबके लिए एक यूनिफाइंग थीम हो गई। जाली जब भी बनानी थी, ये जो पूरे चेंबर में नेचुरल लाइट लाने, तो जाली के लिए क्या लोगे, वहाँ भी एक थीम पीकॉक की लेके हमने डिज़ाइन की। तो यही थीम है इसके अंदर। तीन चार चीज़ें मिल के आई, नेशनल सिंबल है, ग्रीन कलर है, एंड इट लेंड्स इटसेल्फ टू अ गुड यूज़ इन आर्किटेक्चरल डेकोरेशंस। दैट इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट। सर, इस लोकसभा को अगर हम देखते हैं, इसके पीछे ग्रीन वॉल भी है। ग्रीन जैसा कि हमने कलर लोकसभा को, पुरानी जो वो है हमारी लोकसभा, उसके तहत अडेप्ट किया। आपने कहा कि पीकॉक हमने थीम लिया इसलिए ग्रीन कलर, लेकिन ये जो ग्रीन पत्थर पीछे लगाया गया और ये एक इनोवेटिव सा थॉट है, और अशोक चक्र, ये कैसे आता है? क्या ये हमने कहीं से अडेप्ट किया या ये डिज़ाइनर के जहन में क्रिएटिव थी? नहीं, ऐसा है कि जो जहाँ पे स्पीकर बैठने वाले, जहाँ पे सेरेमोनियल फंक्शंस होने वाले, बैक स्टेज पे एक बहुत इम्प्रेसिव रिच सरफेस होनी चाहिए। तो ग्रीन तो लेना था, तो एक ग्रीन अंबाजी मार्बल मिलता है, बहुत रिच उसकी वेन्स होती है, कलर बहुत रिच होता है। उसके ऊपर पैटर्न हमने ट्रेडिशनल इंडियन पैटर्न में से लेके ये करके ये पूरी वॉल बनाई। तो ये भी एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। So it's a rich green stone and it gives a very nice background for the entire podium for the speaker. So that is what it is about. कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद यूएन वाली फीलिंग आती है। क्या हमने कुछ यूएन के डिज़ाइन को इसमें अडेप्ट किया? नहीं, ऐसे तो क्या है कि नहीं, वो ऐसे सोच के यूएन की डिज़ाइन अडेप्ट नहीं की है इसमें, पर ये ग्रीन लेना था। यूएन में भी ग्रीन वॉल है, ग्रीन तो पार्लियामेंट में लेना था। सो एक कोइंसिडेंस है कि वो यूएन की वॉल के साथ मिला है। बट इसमें जो वॉल है वो यूएन वाली वॉल है, उसमें कोई डेकोरेटिव एलिमेंट्स नहीं है। हमने ट्रेडिशनल इंडियन पैटर्न्स में से डेकोरेशन करके पूरी वॉल को एक बहुत अलग सा बना दिया है कंपेयर टू व्हाट इट इज़ लाइक इन यूएन। चलिए सर, ये तो हमने लोकसभा की बात की, लेकिन अब हम राज्यसभा की ओर रुख करते हैं और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, उस चैम्बर के विषय में जानते हैं। आइए। तो सर, फाइनली अब हम राज्यसभा चैम्बर के अंदर आ गए हैं। नई राज्यसभा पहले से काफ़ी अलग है, स्पेशियस भी है और सिटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो लोकसभा से ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसकी भी एक स्पेसिफिक थीम है, लोटस थीम, फ्लावर थीम। इसके थीम का जहन में कैसे आया कि यही थीम हो
और इसी थीम पर काम किया जाए? जैसे कि आपने लोकसभा में तो बताया कि हरा रंग ही हमें रखना था, यहाँ पर भी आपको लाल रंग रखना था, लेकिन वाई फ्लावर थीम? फ्लावर थीम नहीं, वी वर लुकिंग फॉर नेशनल सिंबल्स। सी बिकॉज पार्लियामेंट में पूरे आर्किटेक्चरल डेकोरेशन में देखो तो एक दो बातें हैं। एक पार्लियामेंट एज ए इंस्टीट्यूशन, एज आई सेड, is about taking diversity of India and making it into one nation. Right. So we wanted to use architectural decorations में कई डाइवर्स, अपने पूरे हिंदुस्तान में जो आर्किटेक्चरल डेकोरेशंस है अलग अलग एरियाज में, जी. उनमें से चीज़ें लेके we have tried to create architectural decoration of all the parliament so that it reflects the diversity of India. At the same time we wanted to use national theme भी यूज़ करनी थी. तो जैसे उसमें नेशनल बर्ड, तो इसमें एक नेशनल फ्लावर, रेड कलर फ्लावर, लोटस सब मैच हो गया. तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लावर की थीम पे सब कुछ डेकोरेशंस ऑर्गेनाइज किए. तो यहाँ पे भी जो कारपेट है, यहाँ पे भी जो फैब्रिक है, सभी चीज़ों में लोटस थीम पे, नेशनल फ्लावर जो है उसकी थीम पे हमने सब पैटर्न्स डेवलप करवाई. कई अलग अलग डिज़ाइनर्स थे और उन लोगों ने अलग अलग तरीके से ये सब डिज़ाइंस की. इसकी जो जाली है, जी. जाली में भी देयर इज़ अ थीम ऑफ फ्लावर. यस. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. एक्चुअली पार्लियामेंट में क्या है, 3 ट्रायंगुलर फॉर्म है. राइट. एक कोने में देयर इज़ लोकसभा, सो दैट हैज़ द नेशनल बर्ड. दूसरे कोने में देयर इज़ राज्यसभा विच हैज़ द नेशनल फ्लावर. तीसरे कोने में जहाँ जो हम कहते हैं वो सेंट्रल लाउंज है, वहाँ पे एक कोर्टयार्ड है ओपन. तो वहाँ पे कोर्टयार्ड के बीच में वी हैव द नेशनल ट्री. सो बैनियन ट्री लाके, एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री हैज़ बीन ट्रांसप्लांटेड देयर, सो दैट इज़ ए national tree. And on the on top, top of it we Yes. have the national emblem. So in all these 4 symbols give you जो entrances है, जी. उसमें जो पब्लिक एंट्रेंसेस में आप देखोगे कि नेशनल मोटो भी है, सत्यमेव जयते लिखा है. तीनों सेरेमोनियल फोयर्स है, वो भी एंट्रेंसेस हैं. सो ये सब मिला के दिस बिल्डिंग हैज़ मेनी, इट यूजेस कई अपने जो नेशनल सिंबल्स, एम्बलम, मोटो वगैरह हैं, उनको यूज़ करके आर्किटेक्चरल डेकोरेशन में वीव इन किया है. दैट इज़ द होल स्टोरी. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र का नया मंदिर है उसमें आपको सारे नेशनल सिंबल्स आपको एक साथ मिलेंगे, एक ही जगह पर मिलेंगे, और यहाँ पर राष्ट्रीयता का जो है एक भाव भरपूर है. यही तो बात है. वी हैड टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर जिसमें ये सब सिंबल्स जुड़े हुए हैं एंड एवरीबडी कैन फील दैट दिस इज़ देयर बिल्डिंग. सो कई डेकोरेशन में पूरी डाइवर्सिटी इंडिया की लाए हैं, कई में अपने जो नेशनल सिंबल्स हैं वही भी लाए. सो दिस इज़ व्हाट द होल आइडिया ऑफ दिस. सर, एक स्पेशली मैं जानना चाहूँगी कि पेंडुलम वहाँ पर रखकर एक वक्त को वहाँ पर बांध देना, ये जहन में कैसे आया? अभी जो सेंट्रल जो सेंट्रल फोयर है, वहाँ का एक थीम है, दिस इज सिंबलाइजिंग कि हाउ अ नेशन इज बीइंग फोर्स्ड. सो ऑन वन साइड वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दैट इज द गाइडिंग फोर्स. द पासिंग ऑफ टाइम is reflected by the pendulum. On the two sides you have the people wall. So the people of India, through the passing of time, with a constitution in front of them, are trying to build a nation. That is what that space is trying to signify. So that is the main idea here. आइए आगे चलते हैं और पार्लियामेंट के बारे में और बातें करते हैं और जानते हैं कि पुराना भवन और नया भवन एक साथ कैसे डायमंड बनाता है. सर, तो फाइनली जो आपने सपना देखा था, जो आपने एक डिज़ाइन तैयार किया था, आज वो डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है.
और आज वो जनता को समर्पित किया जा चुका है। अब कैसी फीलिंग आती है जब आप इस ग्रैंड स्ट्रक्चर को हूबहू सामने देखते हो, जो आपने डिज़ाइन करके लोगों को एक सपना दिखाया था कि हाँ, अब जो देश का नया लोकतंत्र का मंदिर होगा वो कुछ ऐसा होगा। आनंद तो बहुत है, कठिनाई बहुत थी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी हु वर्कड टुगेदर टू मेक इट. लॉट ऑफ पीपल प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड सो एक फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस है कि जो सोचा था, एक विजन था, टू रियलाइज इट हज़ारों लोगों को काम करना पड़ता है. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. वैसे ये बहुत अच्छा हुआ कि आप आर्किटेक्ट ही बने, लेकिन आप बनना आर्किटेक्ट नहीं चाहते थे, आप वैज्ञानिक बनना चाहते थे। लेकिन फिर वैज्ञानिक से आर्किटेक्चर की ओर कैसे स्विच हुए, और आज क्या लगता है कि वो डिसीजन सही था? नहीं, कई बार ये जो आर्किटेक्ट का प्रोफेशन है, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है, बिकॉज you have to work with lots of people. So always when lot of people come together, that something good is possible. So that has its own challenges. कई बार ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक होता, suppose I was theoretical physicist, तो अपने रूम में बैठे बैठे काम करूँ तो कितना आसान रहता कंपैरेटिवली. पर अभी ऐसी चीज़ें होती है तो एक इसका बहुत ही सेटिस्फैक्शन भी होता है बिल्कुल। कि बन गए. एक जो डिज़ाइनर होता है वो एक प्रोजेक्ट का जनक होता है दरअसल, उसके लिए एक बेबी होता है हर प्रोजेक्ट। आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, अगर मैं आपका एक पर्सनल फेवरेट पूछूं तो आप किसे कहें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बहुत सारे हैं जिसमें बहुत मेहनत की है. हर एक आदमी को अपना घर, जो एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ भी आर्किटेक्ट है, हम दोनों ने साथ में मिल के डिज़ाइन किया है, दैट इज़ परहैप्स स्टिल द वन दैट गिव्स मी ग्रेटेस्ट जॉय एंड ग्रेटेस्ट कंफर्ट. पर वो तो एक बहुत पर्सनल एंड चीज़ है. समवेयर योर स्किल वाज एडेड टू द डेस्टिनी आल्सो। Yes, so some other places it is this. But amongst the projects that I have done, this is perhaps the most significant, so there is no question. बिल्कुल। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले सर, पद्मश्री। This is the biggest award. बिल्कुल, पद्मश्री बिमल पटेल, जिन्हें आर्किटेक्ट अवार्ड, वर्ल्ड आर्किटेक्ट अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी और ऐसे कई सारे अवार्ड्स मिले देश विदेश में। क्या आप ये मानते हैं कि लोकतंत्र का नया मंदिर बनाना अपने आप में कहीं बहुत बड़ा अवार्ड? That is the biggest award that is possible. To have such an opportunity, such a responsibility put on oneself. This is a great blessing. थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। और ये जो विज़न है प्रधानमंत्री जी का और न्यू इंडिया का जो ये न्यू पार्लियामेंट है, उसको बनाने के लिए, उसे डिज़ाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जज्बे को सलाम। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण.